अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। हमने जो पेपर चूज़ किया है उसका नाम अगर आप लिखना चाहें, अगर आपके पास ये पेपर प्रिंटेड है तो आप निकाल लीजिए। पेपर इज़ फेब मार्च 2023। हम उसका क्वेश्चन नंबर हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आज ज़रा देखने जाएंगे। तो अगर किसी ने पेपर निकालना है तो पेपर निकाल लीजिए, अगर आपके पास प्रिंट हुआ हुआ है, ताकि आप मेरे साथ साथ इस पर कुछ काम कर सकें। मैं आपको इससे रिलेटेड आईएएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में करा रहा हूँ, कुछ ऑर्डर्स में करा रहा हूँ, और बीच बीच में कभी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भी टच करेंगे। तो प्लीज़ ये पेपर निकालिए, मेरे साथ साथ रहिएगा, और बस फिर हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। गिव मी थम्स अप अगर मैं स्टार्ट कर दूँ क्लास, तो मुझे थम्स अप दीजिएगा। अच्छा जी। तो अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सर आपके पास द ड्राफ्ट फाइनेंशियल पोजीशन फॉर टी लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2022 इज एज फॉलोज। ये एक ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन है बेसिकली। और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपको पता है कि सर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी। इक्विटी में इंपॉर्टेंट ये $1 वाला शेयर, ताकि हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकें। फौरन से ये काम कर लिया करें, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकें। और नंबर ऑफ शेयर्स भी हमारे पास सर इसके कितने बन गए सर, नंबर ऑफ शेयर्स भी 4 लाख बन गए। सो वी डोंट हैव एन इशू राइट नाउ, बिकॉज द पार वैल्यू ऑफ अ शेयर इज $1। इट विल बी इजी फॉर आवर कैलकुलेशन। शेयर प्रीमियम है, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स है, रिटेन अर्निंग है, फिर टोटल इक्विटी है, फिर करंट लाइबिलिटी, अदर पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स है। फिर लिखा हुआ proposed dividend of 0.05% had share had been accounted for and set against the retained earning accordingly. A proposed dividend of 0.5 per share had been accounted for and set against the retained earnings accordingly. The machine of 42,000 was purchased on July 1st, 2022. On the same day, T Limited also paid 8,000 for 4-year repairing contract starting on that date. The total amounted to 50,000, had been included in machinery account. Depreciation on machinery is provided 20% per annum using reducing balance method with a full year of depreciation in the year of purchase. और से पढ़िए, इंपॉर्टेंट नोट है ये। इंपॉर्टेंट नोट ये आपके सामने सर, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो इंपॉर्टेंट नोट ये आपके सामने सर, अ मशीन दैट कॉस्ट 42,000 वाज परचेज ऑन July 1st, 2022। आपने साल के मिड में खरीदी है कहीं या साल के शुरू में खरीदी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द ईयर ऑफ परचेज में आपने फुल चार्ज करना है। और टी लिमिटेड ऑल्सो पेड 8,000 फॉर 4-year कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 8,000 हमारे पास है ना बॉस, ये 8,000 वाली जो फिगर है, ये सर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। 4 years repairing contract, and it has to be divided over the period of like 4 years, 2000 2000 and 2000 करके। और क्या ऑल्सो पेड, हाँ उसने 8,000 पे कर दिए, तो इसका मतलब है उसने 8,000 पे किए। तो 8,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 8,000 को मैं सर 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हर साल का मेरा 2,000 बनता है। इसको मुझे सेपरेट करना चाहिए था। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर सर आगे लिखिए, हमारे पास एक बात सर, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इस पे इसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बिल्कुल लगाया होगा। यानी पुराना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कुछ होगा, 31 दिसंबर को वो वाली वैल्यू इसमें ऐड हुई भी आ रही होगी, क्योंकि डेटा जो गिवन है वो 31 दिसंबर 2022 का है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इंपॉर्टेंट बात के बाद ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि सर अब जो डेटा आपके पास गिवन है उसमें ये वैल्यू जो कि 1 जुलाई को ऐड हुई है वो ऐड हो गई होगी, हो जानी चाहिए। The only property of T Limited was revalued upward 60,000 2 years ago. मतलब जो भी 60,000 की अपवर्ड्स रिवैल्यूएशन है वो 2 साल पहले एक दफा हुई है। ओनली प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी रिवैल्यूड अगेन ऑन 30 दिसंबर 2022। द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ 35,000 हैड बीन सेट अगेंस्ट द रिटेन अर्निंग। प्रॉपर्टी के ऊपर सर आपने जो है ना वो 35,000 का जो है वो डिक्रीज सेट करना है। अब आपने क्वेश्चन में देखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास 60,000 का ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन भी ये बता रहा है। अब आपको उसको डिक्रीज करना है। Carrying value of a motor vehicle is 27,000, was included in the value of non-current assets on 31st December 2022. Carrying value जो है वो 27,000 है, value of non-current assets की। फिर the value of the motor van was revalued या reviewed on that date. It had a value in use of 23,000. It should be sold for 24,500, but a selling cost of 1,800 would be incurred. लिखा हुआ it would be sold for, यानी उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला जा सकता है। तो आप अगर 24,500 में से 1,800 को माइनस कर दें, माइक खोलिएगा बेटा, जवाब दीजिएगा मुझे। आप अगर 24,000 के अंदर से सर ये वैल्यू माइनस करें तो आपके पास क्या वैल्यू बचती है, कोई बंदा मुझे बताएगा? एनीवन? माइक खोलें, जवाब दें।
बोलो बेटा। 1700 21,700। अब हमारे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। क्या करना चाहिए हमें था, हमें इसमें से क्या पिकअप कर लेना चाहिए, इसमें से हायर वैल्यू कौन सी है, राइट। 22,700 है सर, यहाँ के मैंने वैल्यू रखी सर, इसकी वैल्यू आ गई 22,700। अब जवाब दीजिए सर, तो रिकवरेबल अमाउंट जो है हमारा सर वो कितना है, वो है सर 22,700 और वैल्यू इन यूज है हमारी 23,000। तो सर अब जवाब दीजिए मुझे, इन दोनों में से मुझे एक हायर पिकअप करना होता है। वैल्यू इन यूज और रिकवरेबल अमाउंट में से जो हायर होता है हम उसको पिकअप कर लेते हैं। इसका मतलब है सर, मैं हाईलाइट कर दूं, हम इस वैल्यू को पिकअप कर लेंगे, राइट। जब हम इस वैल्यू को पिकअप करेंगे तो इस वैल्यू को जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसको मैं 27,000 से कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना आया। बात क्लियर है? कोई बच्चा अगर ऐसी बात नहीं समझा तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ लें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो। एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क, कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो, आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शॉर्ट थम्स अप, गिव मी थम्स अप, आपको बात समझ में आ गई। तो सर हम बस जो ये वैल्यू कॉस्ट है, जो ये वैल्यू इन यूज, हम बस इन दोनों को कंसीडर करने हैं बस। हमें हमेशा ये देखना है कि रिकवरेबल अमाउंट, हमें हमेशा ये देखना है जोहेर कि रिकवरेबल रीवैल्यूड अमाउंट और इसके साथ साथ हमारी जो वैल्यू इन यूज है इनमें से कौन सी हायर है। तो जो वैल्यू हमारी हायर होगी हम उसको पिकअप करेंगे। अभी हमारी वैल्यू इन यूज हायर थी, हमने इसको पिकअप किया, और जिसको हम पिकअप करेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे उसकी कॉस्ट के साथ, कैरिंग वैल्यू के साथ, सॉरी। तो हम ये देखेंगे कैरिंग वैल्यू, तो हमने कंपेयर किया 27,000 और हमने वैल्यू कंपेयर की 23,200 को। तो सर डिफरेंस आ रहा है, क्या मतलब सर, आपकी वैल्यू इन यूज कम हो गई है और आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। तो आप जो इसका डिफरेंस है उसका आप ले लेंगे सर इंपेयरमेंट लॉस। बात क्लियर है? गिव मी थम्स अप। सही है, तो डिफरेंस लो भाई इसका सब लोग, जरा डिफरेंस लेके मुझे इसका आंसर बताइएगा। 3,800। 3,800 सर आपका इंपेयरमेंट लॉस निकल आया। ये मैंने बात क्यों डिस्कस की, मुझसे कुछ बच्चे सवाल कर रहे होते हैं सर हमने इन क्वेश्चंस की वो वाली प्रैक्टिस नहीं की। तो बेटा ये प्रैक्टिस एग्जाम से ही पहले कराई जा रही होती है बेसिकली। तो ये जरा देख लीजिएगा, ये अब आपको कहीं भी आपसे अब कोई सवाल करे तो आप इसको रीजनेबल इसका जवाब दे सकते हैं। लिखा हुआ इन दिसंबर 2022 एन एम्प्लॉय वाज इंजर्ड ऑन एन ऑफिस प्रेमिसेस, लीगल प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड, द कंपनीज लॉयर हैज एडवाइज्ड दैट T Limited will probably be found liable and compensation would be paid। बेटा ये कह रहा है कि आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? और कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, कहाँ लिखा है सर कंपनसेशन? टी लिमिटेड विल प्रोबेबली बी फाउंड लाइबल। इसका मतलब है आप ये केस हारने जा रहे हैं। एज द केस विल बी हर्ड इन कोर्ट इन अप्रैल 2023, द डायरेक्टर्स हैड नॉट अकाउंटेड फॉर द कंपनसेशन ऑफ इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर जवाब दीजिए, क्या सर आपको, आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं? पहले तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपको एक एक्सपेंस होने वाला है? जवाब दीजिए, एस्टिमेशन है, करेक्ट है या नहीं है? यस और नो? यस सर, अगर एस्टिमेटेड एक्सपेंस है तो इसका मतलब है सर इट शुड बी, अगर एस्टिमेशन है और अगर प्रॉपर है तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस होगा। अगर ये इसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे तो ये हमारी लाइबिलिटी भी बन जाएगा। तो सर इसका मतलब ये है कि ये इवेंट बेशक बाद में पे होगा मगर इनकर्ड तो पहले हुआ है ना, बंदे की टांग तो पहले टूटी है, इंजर्ड तो वो पहले हुआ है। तो इसका मतलब है सर ये हमारे लिए एक्सपेंस की एंट्री काउंट करेगा, हम इसको एक्सपेंस भी करेंगे और इसको पेबल भी डिक्लेयर करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? गिव मी थम्स अप। इब्राहिम, अरीब, मुझे थम्स अप दो बेटा। अरीब, जबरदस्त। ताहा, बात क्लियर है? डन। अंशरा ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे सर क्वेश्चन हमसे क्या क्या चीजें पूछ रहा है। ये रहा सर आपका क्वेश्चन पेपर, मैंने, मुझे टाइम भी इसी में लगा एक्चुअली, मैंने पहले गलती से सिर्फ इंसर्ट कॉपी कर लिया था। अब मैं आ रहा हूं सर आपके पास यहाँ पे, आप इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन 4 एंड इंफॉर्मेशन 5। एंड सबसे अहम बात आपके साथ, आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन 4 को सपोर्ट कराएं अपनी कैलकुलेशंस के साथ। मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए अगर आपके पास पेपर है तो, वरना अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा और बार बार ये बात याद रखिएगा, इनके आंसर ऐसे लिखने होते हैं। ये कह रहा है विद द रेफरेंस ऑफ
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही बात शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए सर, अकॉर्डिंग टू IAS। कौन सा IAS है इम्पेयरमेंट का? इम्पेयरमेंट के लिए कौन सा IAS यूज करते हैं भाई? IAS 36। अकॉर्डिंग टू IAS 36, वेरी गुड। क्या होता है उसमें, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बताएगा मुझे? उसका नाम क्या है? IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। हम उसका नाम लिखेंगे, मैंने आपको लिखवाया भी था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। will be charged if recoverable amount or value in use is lower than carrying value, अरे उसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, should not be higher than the recoverable amount and the value in use, लिख सकते हैं ना अरीब? गिव मी थम्स अप। बात समझ में आई? कहीं आपको मार्किंग स्कीम में ये मिलेगा तो कहीं आपको मार्किंग स्कीम में आंसर वो भी मिल जाएगा, तो आपने दोनों देख के लिखना है। जोहेर बात क्लियर है ना? रिकवरेबल अमाउंट और वैल्यू इन यूज कैरिंग वैल्यू से हमेशा अगर कम हो जाए तो आप इंपेयरमेंट लॉस डिक्लेयर करते हैं। सही है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन में लिखा सपोर्ट योर आंसर्स विद द कैलकुलेशंस, तो ठीक है, आप कैलकुलेशन की तरफ जाएं। अब आप यहां फुल स्टॉप डाल के आगे लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय किसी को याद है वो वैल्यू क्या थी? 24,500 माइनस 1,800 बाय 24,500 माइनस 1,800 इक्वल्स टू क्या बन रही है वैल्यू? एनीवन? वैल्यू क्या आ रही थी इसकी? भाई बोलो यार, माइक खोल के बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगी आपको बात? मुझसे सवाल पूछते रहेंगे आप। विल बी 22,700। तो रिकवरेबल अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस एंड वैल्यू इन यूज इज वैल्यू इन यूज का जो अमाउंट है हमारे पास वो है 23,200। अब क्या करना चाहिए एग्जामिनर को? मैं क्या बताऊं, इन दोनों में से हमें क्या लेना है? बोलेगा कोई सर इन दोनों में से मुझे क्या लेना है, हायर ऑफ या लोअर ऑफ? हायर। अरे तो लोअर ऑफ क्यों बोला तुमने? फिर से बोलो। इन दोनों में से तो हायर लूंगा ना। नाउ वी कंपेयर recoverable amount and value in use, and we will compare value in use with carrying value and we can book an impairment loss of बॉस वैल्यू है आपके पास 27,000, माइनस कर देंगे इसमें से 23,200। क्या वैल्यू बन रही है सर इसकी? जवाब देगा कोई मुझे? 3,800 एज एन एक्सपेंस। 3,800 एज एन एक्सपेंस सर लिख लीजिए। बहुत से लोग एक स्टेटमेंट और भी लिखते हैं अरीब इसके अंदर, जो मैं समझता हूँ ताहा एक इसमें ना शाजर एक और भी स्टेटमेंट लिखी जाती है, वो ये कहते हैं सो वी रिड्यूस द
कैरिंग वैल्यू बाय 3800, वो ये नहीं जिक्र करते कि एक्सपेंस है, वो इस लाइन को यूं चेक कर लेते हैं कि so we will reduce the value of the asset by 3800, both are right, दोनों सही हैं। 5 मार्क्स का है सर, काफ़ी सारी बातें कवर अप करनी थी, 5 मार्क्स का है तो इसलिए ज़रा इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए। इन्फॉर्मेशन 5 के बारे में बात कर रहा है बॉस, ये इन्फॉर्मेशन 5 जो थी, सॉरी मैं ऊपर चला गया, इन्फॉर्मेशन 5 जो थी सर वो यहाँ पे आ गई आपके पास। सर ये तो बेसिकली आपके लिए कंटिंजेंट एसेट या कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, यानी प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इनकी बात हो रही है। सर कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन सा आई एस है, आई एस 38 है या आई एस 37 है, क्या ये 37 है सर। ये सर तो लिखेंगे सर, इसके अंदर आ जाइए सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू IAS 37 which is provisions contingent liability and contingent assets and contingent assets। अब इंपॉर्टेंट बात, द इंसिडेंट, आई होप सो सब लिख रहे होंगे साथ, द इंसिडेंट occurring in 2022 ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ना, इन 2022 इज अ, कौन सा इवेंट है ये, पास्ट इवेंट है या बाद में हुआ है, इज पास्ट इवेंट, Pass. इज पास्ट इवेंट। और उसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे इज पास्ट इवेंट एंड बिजनेस लीगल एडवाइजर, बिजनेस लीगल एडवाइजर या लीगल टीम भी लिख सकते हैं आप, लीगल एडवाइजर इज सेइंग there are chances that business may end up paying the compensation amount, paying the, तो लिखे भी नहीं है। नहीं फिर से देखो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में परसेंटेज की जरूरत नहीं है, टी लिमिटेड विल प्रोबेबली बी फाउंड लायबल, उसने प्रोबेबल का वर्ड यूज कर दिया ना, अगर कहता विल नॉट प्रोबेबली बी फाउंड तो हम कहते हैं हाँ दूसरी बात हो गई। अरीब समझ में आई बात, ये स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि ज्यादा चांसेस है हम हार जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं सर, बिजनेस एंड अप पेइंग द कंपनसेशन, सो करना क्या चाहिए अरीब, तुम्हारा क्या डिसीजन है, क्या करें, प्रोविजनल लायबिलिटी क्रिएट कर दें, पेजेंट तो नहीं होगी, प्रोविजन एक्सपेंस क्रिएट कर देंगे, एक्सपेंस क्रिएट करें या प्रोविजनल क्रिएट करें, It should be known as, it should be known in financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जानी चाहिए जोहर, ये तो पास्ट इवेंट है और हमें लग रहा है लायबिलिटी हो जाएगी, तो जवाब दीजिए अगर लायबिलिटी हो जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए सर, इट इज अ लायबिलिटी और इट इज नॉट अ लायबिलिटी, It's a liability. इट्स अ लायबिलिटी तो लिखेंगे ना, सो बिजनेस हैज टू treat this as a liability, business has to treat it as a liability and a provision of provision of 2000, sorry, provision of 9000 should be made, एक्सपेंस की साइड की बात हो रही है, should be made for the year ended, for the year ended 31st December 2022। डन है सर, 4 मार्क्स मिल जाएंगे सर आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर।
अच्छा खासा आपने इसका पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, बोले सर इज इसका पहले सर जो इसमें ये क्या होगा जब जो है कंटेंजेंट लायबिलिटी होगी या एसेट होगा? पहली बात तो पास्ट इवेंट नहीं होता ना, पास्ट शेजर पास्ट इवेंट अगर है और मैंने एक काम करके दिया है, नॉन करंट नहीं अब्दुल्ला, नॉन करंट लाइबिलिटी तो कहीं से भी नहीं है ना ये। नॉन करंट लाइबिलिटी तो वो होती है जो कि आपको 1 साल के बाद पे करनी होती है। एडवाइजर कह रहा है कि आप ये केस लूज करने वाले हैं और आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब्दुल्ला बात समझ में आई? पहले तो एक वो बात तो साइड में कर दो। दूसरी बात, मैं नाम लेके इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सबकी गलतियां सबको बता रहा हूँ। और अभी शाहजन मुझसे पूछ रहा था सर कंटिजेंट अभी जो है अभी लाइबिलिटी नहीं होती, प्रोविजनल लाइबिलिटी होती, पास्ट इवेंट नहीं होता ये, आफ्टर द फाइनेंशियल डेट होती उस पे कोई बात होती, और अभी 50% से कम के चांस होते, इस तरह की बात होती। और ये बात समझो, अभी तो हम ये कह रहे हैं बिजनेस विल प्रोबेबली लूज द केस। अब वो कहता है बिजनेस में नॉट बी लाइक, बिजनेस विल नॉट प्रोबेबली लूज द केस, और फिर वो ये कहता बट स्टिल यू हैव चांसेस, तो आप उसको प्रोविजनल डालते हैं। और ये बात समझ में, अभी तो शाहजर बिल्कुल क्लियर कट एक बात लेते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन जब कल कराऊंगा तो उसमें देखना, मैंने यही चीज रखी है सामने, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एक एक दिन पे क्लियर करेंगे आपको। शाहजर आज क्या बात हो रही है उसको जरा गौर से समझो। आज शाहजर वो ये कह रहा है आपको पे करना पड़ जाएगा, और इवन पास्ट है। जवाब दो, लाइबिलिटी है या नहीं है? एक काम हो चुका है और अब आपके ऊपर वो गिरने वाला है। शाहजर पहले, हाँ माइक खोलो बेटा, क्लियरली बोलो, बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अगर वो ये कहता कि पास्ट इवेंट नहीं है मगर फिर भी फाइनेंशियल डेट के बाद ऐसा हो चुका है, तो फिर हम उसे क्या करते, फिर हम उसे डिस्क्लोज करते। तो कंटिजेंट लायबिलिटी उस सिचुएशन में जाती है। अभी मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ एक माजी का इवेंट जिसके ऊपर आपको चांस है कि आप पैसे पे करेंगे, लेकिन यहां तो लिखा है बिजनेस विल प्रोबेबली लूज द केस, तो यहां तो चांस और परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा, वो तो ये कह रहा है आप तकरीबन लाइबल हैं कि अब आप पे करेंगे। और ये बात समझ में शाज़र है, स्टेटमेंट को पिकअप करना है। डन है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सर प्रिपेयर दी स्टेटमेंट शोइंग दी एडजस्टेड रिटेन अर्निंग। बहुत से बच्चे मुझसे अक्सर ये शिकवा करते हैं सर आपने क्लासेस में या तो प्रॉफिट की करेक्शन सिखाई है, रिटेन अर्निंग की करेक्शन कैसे करें। क्वेश्चन कह रहा है ना रिटेन अर्निंग की करेक्शन करो, क्वेश्चन ने नहीं मांगा। अगर अहमद ऑनलाइन है तो अहमद मेरी बात सुन रहा होगा। अहमद, वो जो हमने वहां पे लाइब्रेरी में बैठ के क्वेश्चन देखे थे अहमद, उसमें प्रॉफिट पहले और रिटेन अर्निंग बाद में था, याद है अहमद? गिव मी थम्स अप। जी सर। देखो यहाँ पे लेकिन अहमद उसने कोई प्रॉफिट को रिकनसाइल नहीं करवाया, बल्कि डायरेक्ट उसने ये कहा कि भाई रिटेन अर्निंग को डायरेक्टली एडजस्ट करके दे दो। और ये बात समझ में, तो मैंने पिकअप किया वो क्वेश्चन जिसमें रिटेन अर्निंग को आपने बात करनी है। अब रिटेन अर्निंग की बात कैसे करें सर, आ जाएं सर रिटेन अर्निंग पे जरा सी थोड़ी सी मेहनत करते हैं। नीचे स्पेस भी अच्छा है, थोड़ा सा स्पेस हम जो है वो इसके अंदर का यूज कर लेंगे। सर आ जाते हैं, अब ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, यहाँ जाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सर इस वक्त आपकी रिटेन अर्निंग की जो वैल्यू है ना सर, वो वैल्यू है आपकी सर 86,000 रुपीज़। 86,000 रुपीज़ सर आपकी जो है वो वैल्यू है। मैं एक एक करके एडजस्टमेंट पे जो है वो बात करता हूँ। सर मैंने यहाँ के लिखा सर 86,000 की यहाँ बात कर ली मैंने यहाँ बोला सर क्वेश्चन में मैं रिटेन अर्निंग की बात करूंगा। और कोई बच्चा भूल ना जाए, रिटेन अर्निंग एक टी अकाउंट होता है जिसकी क्रेडिट साइड बढ़ रही होती है और जिसकी डेबिट साइड पे आप वैल्यूज को कम कर रहे होते हैं। आप रिटेन अर्निंग इक्विटी के सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस मैंने ले लिया और बैलेंस मैंने कहा सर अभी इसमें अनएडजस्टेड बैलेंस है और इसको एडजस्ट करना अभी बाकी है। तो अनएडजस्टेड बैलेंस मैंने एक नाम दे दिया अनएडजस्टेड बैलेंस, और मैं यहाँ से बात को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कॉपी कर लें, स्टार्ट करते हैं सर फिर इसको, फिर आप मेरे साथ साथ काम करेंगे। अब क्वेश्चन में आते हैं पहली एडजस्टमेंट पे। कोई मुझे बताएगा, इट इज अ प्रपोज डिविडेंड, राइट? जोहेर से पूछता हूं मैं ये। जोहेर ये बात बताओ बेटा, प्रपोज डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते हैं? बड़ा होशियार था एग्जामिनर इब्राहिम। we don't वी डोंट। इफ वी डोंट देन अहमद हमने क्या किया है, सेट अगेंस्ट द रिटेन अर्निंग अकॉर्डिंगली। शाजर एक बात का जवाब दो। हाँ अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हो। शाजर एक बात का जवाब दो बेटा, हमने ये सेट कर दिया तो ये तो प्रपोज डिविडेंड तो सेट करना नहीं चाहिए था ना अहमद, मेरी बात समझ में आई? ये डिविडेंड तो माइनस नहीं करना चाहिए था मुझे। अब अहमद अगर मैंने ऐसा किया है तो उसका मतलब है सर मैं सबसे पहले तो जो मैंने प्रपोज डिविडेंड माइनस किया हुआ है उसको मैं वापस ऐड बैक करूंगा। तो मैंने लिखा सर यहाँ के मेरे पास प्रपोज डिविडेंड आ गया, और प्रपोज डिविडेंड का सर जो भी अमाउंट है मेरे पास 20,000 का, जो मैंने अभी देखा है 20,000 का अमाउंट, सर मैंने वापस ले जाके उसके अंदर ऐड बैक कर दिया। राइट, लिख लो सब लोग। आई होप सबको बात समझ में, गिव मी थम्स अप।
वेरी गुड, सब लोग बोल रहे हैं यस, ये बहुत अच्छी बात है। सर अब सुनिए आगे देखें, क्वेश्चन में आपके पास लिखा है मशीनरी 42,000 की आपने खरीदी है। सबसे पहले तो आपको इस 42,000 पे काम करना है, उसको जरा समझेगा। सर ये जो 42,000 है ना आपके पास, इस 42,000 के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज कर दी होगी, और आपने डेप्रिसिएशन और मशीनरी प्रोवाइडेड 20% आपने प्रोवाइडेड है, आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। इसके अंदर आपने जो टोटल अमाउंट चार्ज किया हुआ है वो किया हुआ है 50,000 का। पहली बात तो ये कि सर 8,000 जो डेप्रिसिएशन है ना आपकी 8,000 की, वो इस पे चार्ज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये, मैं यहाँ के नीचे आके एक बात बताता हूँ, आपको भी बात समझ में आएगी। सर मैंने गलती से वैल्यू लिख दी 50,000, लिखनी चाहिए थी सर मुझे 42,000। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ मार्किंग स्कीम वाली हरकत मत करो। वो मैं कहता हूँ हमेशा रॉन्ग अमाउंट की पहले डेप्रिसिएशन निकाल लो, फिर राइट अमाउंट की डेप्रिसिएशन निकाल लो। इससे क्या होगा सर, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। 50,000 पे आपने 20% लगाया होगा, सर मैंने यहाँ के लिखा सर 50,000 का 20% निकालिए, 42,000 का भी सर 20% निकालिए। मैं हमेशा बच्चे को ये बात बोलता हूँ, ये करो सर, जरा आंसर निकालिएगा दोनों का। इसका आंसर सर आपके पास 10,000 आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास सर 8,400 आ जाएगा। पहले चेक करके मुझे थम्स अप दो, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। सही है सर। एग्जामिनर मार्किंग स्कीम क्या करती है, मार्किंग स्कीम इन दोनों को माइनस करती है और आंसर 1600 निकालती है, माइनस करती है। मैं बच्चों को कहता हूँ ये तरीका सही नहीं है, अकाउंटेंट कभी भी ऐसा नहीं करते, बल्कि हम तो एडजस्टमेंट्स करते हैं बाकायदा प्रॉपर्टी अकाउंट्स के साथ। हमने तो करेक्शन ऑफ एरर्स पढ़ा हुआ होता है। तो हम ये कहते हैं कि सर रॉन्ग अमाउंट था, रॉन्ग डेप्रिसिएशन आई, अरीब राइट अमाउंट था, राइट डेप्रिसिएशन आई। तो बेसिकली इतना ड्रामा करने से बेहतर है कि आप लिखें सर डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि आपने गलती से रिकॉर्ड किया हुआ उसको आप रॉन्ग या इनअप्रोप्रिएट कह दीजिए। उसको आप 5,000 को जाके क्या करिए, 5,000 को आप, सॉरी 50,000 लिख दिया मैंने, 5,000 को जाके इसके अंदर एड बैक कीजिए। 5,000 है 10,000 है, 10,000 10,000 को आप जाके इसके अंदर एड बैक कीजिए, और डेप्रिसिएशन जो आपके पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपके पास राइट आ रहा है ना बॉस, आप उसको क्या कीजिए, आप उसको ले जाके 8400 को सर इसमें ले जाके माइनस कर दीजिए। बात इफेक्ट वही पड़ जाएगी 1600। आ रही है बात समझ में? गिव मी थम्स अप अगर आपको मेरी ये बात समझ में है, क्योंकि बच्चों को ये बात ज्यादा अच्छी समझ में आती है। गलत डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो, राइट डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, इफेक्ट ऑलरेडी 1600 निकल आया, डन हो गया। ये ज्यादा बेहतर तरीका है, आप इससे इसको सही समझ रहे हैं। फिर सर एक और भी सर इसके अंदर एक और भी इशू आपको नजर आ रहा है अभी इस क्वेश्चन में, वो ये है, वो मैंने, अच्छा यहां तक तो मैं आ गया, डन है। अब इसके बाद एक इशू आपको और नजर आ रहा है सर इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये कि सर आपसे क्वेश्चन इसके फौरन बाद ये कह रहा है, ये तो डेप्रिसिएशन हो गया ना एडजस्ट, द ओनली प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड अपवर्ड्स। नहीं, पहले तो मैं पहले इस पार्ट को कंप्लीट करता हूं, सुने। इसका मतलब है सर आपने जो ये 8,000 का डिफरेंस लिया है, 50,000 और 42,000 का जो डिफरेंस लिया है, इसका 8,000 अब आपके लिए बच गया। ये 8,000 आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको आपने ओवर 4 इयर्स स्प्लिट करना है। अच्छा, अब अगर ओवर 4 इयर्स स्प्लिट करना है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ हुआ है? आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है जुलाई में, और आपका ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर में। अब बड़ा यूनिक इसने एक काम किया आपके साथ, देखो बच्चों हमेशा याद रखो, इसने कोई कमाल का काम कर दिया। मैं आपको A2 में आके एक बात समझा रहा हूं सर, आप हमेशा ना अपनी प्रीपेड के एक्सपेंसेस को हमेशा मंथ बाय मंथ चलाना। सर मतलब 8,000 के लिए आपने कहा है, आपने 8,000 के लिए 4 साल को काउंट किया है, तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 48 मंथ्स, हर महीने का एक्सपेंस निकालें। जरा रीब आंसर निकालो इसका हर महीने का। सही हो गया? 166.6 सही है। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो आपका ईयर है, उसका मतलब है जो भी आपका आंसर आ रहा है आप उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, आप उसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 6। आंसर निकालिए। 1,000 आ गया बेटा, ये एक्सपेंस होना चाहिए था। क्यों एक्सपेंस आपने नहीं किया? क्योंकि आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो मैंने यहां लिखा आके सर आप अब यहां करेंगे सर, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयरमेंट या मेंटेनेंस, वो सर आपका बन जाएगा कितना? वो आपका बन जाएगा सर टोटल 1,000। ये भी आप इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। गिव मी थम्स अप, बात समझ में आ गई अगर आपको? वेरी गुड, थम्स अप। अहमद बात समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते हैं सर।
क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं सर। लिखा, अब आ जाते हैं सर। दी ओनली प्रॉपर्टी ऑफ टी लिमिटेड वाज रीवैल्यूड अपवर्ड्स 60,000 2 years ago। 2 साल हो चुके हैं सर। दिस प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड अगेंस्ट 31 दिसंबर। अगेन उसको 31 दिसंबर को आपने जो है ना वो दोबारा से दोबारा रीवैल्यू किया और डिक्रीज इन द वैल्यू 35,000 हैज बीन सेट अगेंस्ट द रीटेन अर्निंग। पहले तो एक बात बताइए, एक रीवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट मौजूद है, मैं बल्कि यहाँ लिखता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है, उसमें अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर 60,000 मौजूद है, आपको सर जो डिक्रीज है वो डिक्रीज इसके अंदर कितना है सर? वो डिक्रीज है सर आपके पास 35,000 का। तो आपको ये रिटेन अर्निंग में से माइनस करना चाहिए या पहले आपको ये रिजर्व में से माइनस करना चाहिए? कौन बताएगा? हाँ भाई अहमद, तुम्हें लास्ट टाइम इसमें कोई कंफ्यूजन थी, क्लियर करो। हमजा मुझे बताओ क्या करना चाहिए? इसको रिजर्व में से ही माइनस करूं या डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में पहुंच जाऊं माइनस करने? रिजर्व से माइनस करेंगे। तो इसका काम ही यही है कि एसेट में फीचर डिक्रीज हो तो उसको रिकॉर्ड करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तो फिलहाल यही काम है। अगर यही काम है तो इसका मतलब है मैंने रिटेन अर्निंग में से इसको गलत माइनस किया हुआ है, तो मैं इसके अंदर आके सर 35,000 को इसके अंदर ऐड बैक कर दूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा सर रीवैल्यूएशन रिजर्व मैंने गलत ट्रीट किया हुआ था, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। फिर सर क्वेश्चन में आए आगे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस है सर। इम्पेयरमेंट लॉस है सर 3800 का, ये तो बेसिक सी बात है, काफ़ी देर हमने डिबेट कर ली इसके ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे आगे सर इसके अंदर इम्पेयरमेंट लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3800। हम इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। फिर आखिरी वाला एक्सपेंस भी आपको याद होगा, कंपनसेशन एक्सपेंस, वो मैं नहीं जा रहा पीछे। आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ सर। मैंने लिखा सर कंपनसेशन एक्सपेंस पे करना है हमें और वो एक्सपेंस हमारा बुक होने जा रहा है, एस्टिमेटेड है सर। हम 9,000 को इसमें से माइनस कर देंगे। सर जरा रिटेन अर्निंग का फाइनल बैलेंस निकाल लीजिए नया। वन टू डबल एट डबल जीरो 128800। सर ये वैल्यू आ गई सर मेरी, ये मेरा बैलेंस है। इसको मैं एडजस्टेड भी कह सकता हूँ मेरे हिसाब से। छोड़ दूँ ऐसे ही बैलेंस सीडी पे लिख दूँ तो भी परफेक्ट है। बात क्लियर है? गिव मी थम्स अप भाई, इतनी मेहनत से पढ़ाया है, बोलो तो सही हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। बड़े हो गए हो मुझे पता है सब लोग, मगर कुछ बोलोगे तो ना। तो सारे बैठे हुए ऑनलाइन, वेरी गुड, अब समझ में आई मुझे बात। सर अब बोल रहा है क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टेड पोजीशन बना दीजिए। फाइनेंशियल पोजीशन का एडजस्टेड वर्जन निकाल के बताइए हमें। सर देखिए किसी भी किस्म का ना कोई भी फॉर्मेट नहीं बना हुआ। अब ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा सर फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत है। बेटा A2 में आके भी अगर फॉर्मेट याद नहीं हो रहा तब तो फिर तबाही आएगी। तो पहले सबसे पहले आ जाते हैं सर, सबसे पहले आगे सर हेडिंग डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख दें, बिल्कुल मैं तो एक ही लाइन में लिखता हूँ, एज एट 31 दिसंबर 2022। सर नहीं लिखें तो क्या होगा? फिर आपने एग्जामिनर को ओपन हैंड दे दिया, वो आपके मार्क्स काट दें बिला वजह के। सर तो ऐसा नहीं कीजिए, आप अपने काम को पूरा कीजिए ताकि आप बिल्कुल सही फॉर्मेट पे काम कर सकें। सुकून से सर HB पेंसिल से भी लिख सकते हैं, बाद में इंक आउट कर दें। आप यहाँ हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट। क्वेश्चन में कोई गुडविल का मैंने पार्ट नहीं पढ़ा तो मैं इसलिए किसी टेंजिबल की सेक्शन की बात नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ लिखूंगा कि एट कॉस्ट PFD और यहाँ पे लिखूंगा कि नेटबुक वैल्यू। सर 2 कॉलम वाली बना लें, 1 कॉलम की बना लो यार, मैं तो खुद नेटबुक वैल्यू पे काम करूंगा। लिख देने से यार बस ये होता है आपको एग्जामिनर किसी भी किस्म की कोई फजूल के काम पे आपको तंग नहीं करेगा। नॉन करंट एसेट में सर सिर्फ हेडिंग डालनी है आपने आके सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर मैंने यहाँ हेडिंग डाली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर मैं गया और अब मुझे वहाँ पे जो भी डायरेक्ट एडजस्टमेंट है वो करनी है। डायरेक्ट एडजस्टमेंट है वही मुझे डायरेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल सर सबसे पहले सर मैं ये देखूंगा 4,25,000 में से मेरी 35,000 की वैल्यू तो कम हो गई प्रॉपर्टी की। फिर सर डेप्रीसिएशन कुछ मैंने सही या गलत लगाया हुआ था, तो कोई मसला नहीं, जो डेप्रीसिएशन आपने गलत लगाया हुआ था उसको आपने इसमें वापस ऐड बैक किया, सही है। और जितना डेप्रीसिएशन आपको माइनस करना चाहिए था आपने उतना इसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो सब कुछ सही हो गया। और साथ साथ 8,000 आपने इसमें गलत ऐड किए हुए हैं। ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन करे, एनीवन कोई क्वेश्चन कीजिए। सर ये 8,000 कहाँ से आ गया? ये वो 8,000 है जो आपने 50,000 की चीज़ में ऐड किया हुआ है,
गिव मी थम्स अप अगर आपको बात समझ में आ गई। ये 8,000 की वो एडजस्टमेंट है जो मैंने ऐड की हुई है इसके अंदर, मैंने निकाला उसको इसमें से। और कोई बच्चा, और कोई चीज़ इसके अंदर एडिशनल आनी चाहिए? हमजा, पेमेंट लो। वेरी गुड। इम्पेयरमेंट लॉस भी तो एक बेटा इसके अंदर मौजूद है, तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए सर मुझे इसके अंदर से 3800 को माइनस करना है, तो ये वर्किंग मैं यहीं कर लूंगा भाई, पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे, इंसर्ट पे ऊपर मैंने ये वर्किंग कर लेनी है। सर इसका आंसर निकाल लीजिएगा ज़रा, आंसर बताइएगा मुझे इसका। हमजा आंसर बताओ बेटा। सर 379,800। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 379,800। मैंने पॉइंटर यहाँ रखा, पेन यहाँ रखा। अब मेरा कुछ सवाल है सबसे, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सवाल है आपसे, गलती कहाँ हुई? कोई एक चीज़ अहमद गलत है, बड़ी आसान सी गलत है, हमने एक चीज़ बच्चों वाली गलत कर दी। माइनस क्यों करेंगे, पहले एडजस्टेड नहीं होगा क्लोजिंग और उसकी? क्यों एडजस्टेड क्यों होगा, कोई वजह बताना इसकी। क्योंकि सर वो रीवैल्यू हो चुका है, पर हमने हमने से उसमें से माइनस किया, क्या कहते हैं, वेरी गुड। रिटेन। हमने क्या किया हुआ है, हमने प्रॉपर्टी को ना, हमने प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर दिया है। डेबिट हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व को करना था, मगर हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व के बजाय हमने रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया था। हमने तो गलती यहाँ की थी, तो हमने वो गलती तो करेक्ट कर ली, तो प्रॉपर्टी में तो ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है ये 35,000 यहाँ से माइनस नहीं होगा। बात क्लियर है हमजा? यस सर। आंसर निकाल लीजिए। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार अभी। 441,800। 441, 41 कैसे हो जाएगा? 414,800। 414,800 सर, ये वैल्यू आ गई। इन्वेंट्री पे कोई एडजस्टमेंट है या एज इट इज आएगी? एज इट इज आएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं देखी हमने। ट्रेड रिसीवेबल्स पे कोई एडजस्टमेंट है सर? बिल्कुल सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ एडजस्टमेंट सर 8,000 में आप ऐड करेंगे, वो जो 8,000 आपने पे किया है उसका मल्टीप्लाई बाय 42/48 मंथ्स। सर जरा इसको इसमें ऐड कर लीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका? 7,000। सर अगर रिसीवेबल्स में मतलब पेबल्स में जाएगा ना ये तो। क्यों? अच्छा हाँ, प्रीपेड है, सॉरी सर। आंसर तो बताओ। 7,000। तो 13 + 7 टोटल 13,000। जी सर। डन हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई फर्क पड़ना है या एज इट इज रहना है? सर इसने एज इट इज रहना है। अब इक्विटी कोई शेयर इशू नहीं किया आपने, वापस वो तो कर दिया ना हमने, रिटेन अर्निंग में वापसी ऐड दोबारा से। प्रोपोज डिविडेंड तो पे ही नहीं हुआ ना, तो कैश एंड कैश पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद शेयर प्रीमियम, शेयर इशू कोई हुआ नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस रिवैल्यूएशन रिजर्व में से हम 35,000 माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा इसका 25,000 यहाँ रह जाएगा। रिटेन अर्निंग सर हमने पूरी एडजस्ट करके नई निकाली हुई है 128800 की। ट्रेड पेबल्स एज इट इज पिकअप होंगे। अदर पेबल्स कोई एडजस्टमेंट है? अदर पेबल्स के ऊपर एक है, लाइबिलिटी है आपने पे ऑफ, कितने की करनी है आपने लाइबिलिटी पे? 9,000 की आपने लाइबिलिटी पे करनी है, श्योर है? तो 9,000 तो इसमें प्लस होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, है ना? प्लस होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एनीवन? कोई एक रीजन। अदर पेबल्स में एक फंक्शन है, वो क्या है उसे जरा रियलाइज कीजिए। अब जरा आते हैं सर इस लास्ट वाली एडजस्टमेंट पे, फिर से पढ़ो इस एडजस्टमेंट को। $9,000 का आपने काम करना है, 9,000 प्लस करना है, सही। कुछ और बात देखो, कोई और एडजस्टमेंट होगी इसके अंदर, कोई और चीज़ है ऐसी जिसको आप इसमें एडजस्ट करेंगे? चेक कीजिए। प्रोपोज डिविडेंड में हाँ, प्रपोज डिविडेंड की जरा वैल्यू निकाल के बताना मुझे। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 4 लाख,
4 लाख पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि 4 लाख के ऊपर सर ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए 0.05। बताता हूँ आपको क्या कह रहा है ये, आपको एक दो क्वेश्चंस में ना समझ में आने लग जाएंगी ये बातें बहुत अच्छी। 4 लाख इंटू 0.05, आंसर बताइए क्या आ रहा है? 20,000। जी सर। अब Yes, सुनो sir. हुआ क्या होगा, 39,000 में ये 9,000 तो प्लस हो गए, मगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेट अगेंस्ट द रिटेन अर्निंग। तो अगर उन्होंने रिटेन अर्निंग के अगेंस्ट इसको सेट कर दिया था तो इसका मतलब है अभी पे नहीं किया, लाइबिलिटी तो क्रिएट कर दी होगी उन्होंने। तो इसका मतलब है सर आप इसमें से ये 20,000 डिविडेंड पेबल के थे, ये आप इसको माइनस करेंगे क्योंकि अभी इसको आपको अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट नहीं देना। आ रही है मेरी बात समझ में सबको? प्लस करके आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर आ रहा है आपके पास? शायद 28,000। जी सर। अब सर आपके पास ये आंसर आया, अब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने जाते हैं ज़रा जल्दी जल्दी, क्लास को क्योंकि ख़त्म करना है एएस की क्लास। सही है सर, सबसे पहले आ जाए सर, आपने अभी बोला था मुझे हमजा, क्या वैल्यू बताई थी? 414,800। बिल्कुल sir. यही है सर। उसके बाद आ जाए करंट एसेट्स के ऊपर, मेरे साथ साथ काम करते जाइए। देखिए सर आप एग्जामिनर को किस तरह ये सब चीज़ें दिखाएंगे सर, यहाँ लिखेंगे सर आके करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सर आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपके पास इन्वेंट्री, फिर आपके पास सर इसके फौरन बाद आएगा अदर रिसीवेबल्स। वैसे तो क्वेश्चन ने जो दिया हुआ है आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप पहले दे सकते हैं सर इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर क्वेश्चन लिखे हुए तो आप यहाँ सर ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दें, उसके नीचे सर आप मेंशन कर देंगे अदर रिसीवेबल्स, फिर आप उसके नीचे मेंशन कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने सर यहाँ के मेंशन कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री की वैल्यू चेक करते हैं सर क्वेश्चन के अंदर। सर इन्वेंट्री आपके पास क्वेश्चन में गिवन है सर 42,000 की, तो सर हम यहाँ लिखेंगे 42,000 225 6 यानी 13 और 74। ठीक है सर, अब सबसे पहले आ जाए सर इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखते हैं 42,000। दूसरी वैल्यू सर मेरे पास इसके अंदर आ रही है, क्या करने दीजिए, दूसरी वैल्यू आ रही है 225,000। तीसरी वैल्यू सर हमने खुद निकाली थी 13,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 74,000। सर इनकी वैल्यूज को जरा प्लस कर लीजिए। मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है? सही लिखा है सर, प्लस कर लें सर इस वैल्यू को। आंसर बताइए, 354,000. दोबारा बताइए। 354,000. 354,000 सर, ये मैंने वैल्यू लिखी, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा सर 768,000। 800। 800 भी है? जी सर। 876 800। फिर उसके बाद सर आपके पास यहाँ के मैंने सर इसके अंदर हेडिंग डाली इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आ जाते हैं सर आप। सबसे पहले आए आपके पास, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एट $1 ईच एंड द टोटल वैल्यू इज 400,000। जो वैल्यू है वो लिख दें। फिर सर आपके पास आएगा सर शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम की वैल्यू सर क्वेश्चन में आपके पास गिवन थी आई थिंक 35,000 की, 3560 और 12880। अच्छा 35,000। फिर सर शेयर प्रीमियम के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है रीवैल्यूएशन रिजर्व। आपने पूरा लिखना है, आरबीआर नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है 25,000। फिर सर आपके पास रिटेन अर्निंग आएगी, कोई भी एब्रीविएशन नहीं यूज कीजिएगा I2 में, कोशिश कीजिएगा पूरा पेपर करके आए। वैल्यू आएगी सर आपके पास 1,288,000 सॉरी 100। सर इन सबका टोटल निकाल लीजिए। 588 588 800। 800 सर, ये इसका आंसर आ गया। फिर सर आप यहाँ लाइबिलिटी लिखेंगे और लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर सर आप यहाँ पर आके सबसे पहले करंट लाइबिलिटी है क्वेश्चन में तो वही लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ के मेंशन करेंगे सर ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सर अदर पेबल्स। पता नहीं मैंने याद नहीं नॉन करंट लाइबिलिटी थी या नहीं, एक मिनट, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं थी। 152 और 28,000 यहाँ लिखेंगे सर। ट्रेड पेबल्स इज 152,000 और 28,000। सर इसका टोटल निकाल लें। 180,000। 180,000 सर इसका टोटल निकाल लें। 768800। 76 रुकिएगा 768800 राइट, बैलेंस हो गया सर ये। राइट सर।
उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है स्टेट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईएएस को फॉलो एंड इम्प्लीमेंट करेगा। आईएएस को फॉलो एंड इम्प्लीमेंट करेगा, याद रख लीजिए बस, मैं ज़्यादा आपको लिखवा के कोई फ़ायदा नहीं है, हर क्वेश्चन में ये लिखना है। पहली बात तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन को, और ख़ुद भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो करेगा। और वो करता क्या है सर, इसका काम होता है, इसका असल रोल होता है एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर का काम है। और क्या काम है सर इसका, और क्या काम है भाई इसका, एनीवन? अच्छा सही है, मैं कहता हूँ सर ट्रू एंड फेयर व्यू मेंटेन करना। और ट्रू एंड फेयर व्यू को मेंटेन करने के लिए उमर ये क्या करता होगा, ये एविडेंस बेस्ड ऑडिट करता होगा, ऑब्जेक्टिवली जिसको हम कहते हैं। और कोई बात? सब सही लिखवाया आप में से, सबने सही बात लिखवाई है। कोई एक बात जो हम इसमें कह सकते हैं बेटा, असल में ऑडिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो उसका काम ये होता है, वो एसेट्स इन एग्जिस्टेंस को एग्जामिन करता है। ये मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, बहुत आगे की बात है आपके कोर्स के लिहाज से। एसेट्स इन एग्जिस्टेंस की एग्जामिनेशन, ये भी सर इसका काम है। अच्छा, अब मेरे साथ साथ आपने करना ही है, मैंने ये वाला पेपर तो कर लिया, अच्छा मैंने अक्सर कहाँ किया, हमने ये वाला क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं ना भाई, आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, मैं आपको अब ये पेपर दे रहा हूँ Feb-March 2023। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रेशोज है बेटा, इसे सॉल्व करो आज के दिन में, इसे ख़त्म करो, ताकि कल की जब मैं क्लास लूँ फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। कल मैं आपको आईएएस के 2 क्वेश्चन कराऊंगा। आज मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में ज़रा टाइम लगता है। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन, फिर मैं आपको रोजाना 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा। इसके 2 से 3 दिन लगेंगे, आप इसमें बहुत स्मूथ हो जाएंगे। अब बचेगा आपका काम ना, जो वो ये है कि यार आप मेहनत करो थोड़े से तुम। हाँ, कल की क्लास की टाइमिंग यार ऑनलाइन ही होगी, आई होप सो कि शाम में ही होगी, और फिर हम उस क्लास को वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। ये चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे बेचारे, सर लीगल फीस एंड अदर पेबल्स टुमारोज क्लास आई टेल यू। जब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बॉस, आई होप सो दिस हेल्प्स यू। मेरी और आईएएस की क्लास आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया। गिव मी थम्स अप लास्ट टाइम कि आपको बात सारी अच्छे से समझ में आई, क्लास अच्छी थी सर। डन, चले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। अल्लाह हाफिज़। मैं ये अपलोड करूँगा जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।